हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले ऐसे 10 पेरेंट्स के बारे में जो एनिमे हिस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा नीच लगे। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, नॉट जस्ट इन एनिमे, इवन इन रियल वर्ल्ड पेरेंट्स का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड वी शुड वैल्यू देम। बट कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें देखकर तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे एंड तुम भी बोल पड़ोगे कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं क्या। तो ट्विस्टर एनिमे और मैं कुछ ऐसे ही शॉकिंग या फिर वर्स्ट पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, जैसे ही मैं एनिमे का नाम लूँ तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस सेक्शन को स्किप कर देना। इससे क्या होगा कि आप स्पॉइल भी नहीं होगे। वैसे तो मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने ये एनिमे सब देख ही लिए होंगे क्योंकि मैंने कई बार रिकमेंड किए, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखा तो इसमें से भी रिकमेंडेशन ले सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। We are paid, that's all. We are God. दसवें नंबर पे साइकागासाई फ्रॉम फ्यूचर डायरी। आप सभी को पता है फ्यूचर डायरी की शान यूनो के बारे में, और उसका नेचर सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के पेरेंट्स के टॉर्चर की वजह से चेंज हो गया। एंड शी बिकेम अ यानरे। साइका यूनो को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट और अब्यूसिव थी, और उसका रीजन होता है यूनो का बाप, जो काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी और फ्रस्ट्रेटेड होता है। और यही फ्रस्ट्रेशन साइका यूनो पर निकाला करती है और काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। इवन की एक पिंजरे में यूनो को बांध कर रखती है और उसे खाना भी नहीं देती। तो ऑब्वियसली यानरे बनने का इससे बड़ा रीजन शायद कोई और हो सकता है। और हमें ये भी पता चलता है कि साइका को बाइपोलर डिसऑर्डर था एंड इसीलिए वो कभी कभी टॉर्चर के बाद माफी भी मांगा करती थी। स्टिल इट्स मेस्ड अप। इसलिए यूनो का कैरेक्टर इस क्रूअल वर्ल्ड को काफी अच्छे से प्रेजेंट करता है। 9वें नंबर पे है साकी आरिमा फ्रॉम योर लाइन इन अप्रैल। एंड अगर हम बात करें साकी आरिमा की तो आप काफी ज्यादा रियलिटी से कनेक्ट कर पाओगे इस कैरेक्टर को। तो जैसा कि हमें एनिमे देखने पर पता चलता है कि साकी आरिमा जो होती है वो एक प्रोफेशनल पियानिस्ट होती है, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाती है तब उसे पियानो बजाना छोड़ना होता है एंड वो डिसाइड करती है कि वो अपने सपने को अपने बेटे से पूरा कराएगी, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है यानी कोशे आरिमा। एंड इसके बाद साकी कोसे के पीछे लग जाती है उसे पियानो सिखाने के लिए। एंड छोटी सी उम्र में ही कोसे कई सारे पियानो कंपटीशन जीत जाता है, जिसकी वजह से उसकी अचीवमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो अपने मेन कैरेक्टर को टफ से टफ पियानो लेसन सिखाने की कोशिश करती है एंड उसे काफी ज्यादा फोर्स करती है और उसके छोटी छोटी गलतियों पर उसे अब्यूज किया करती है, जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड कुछ समय बीत जाने के बाद जब साकी आरिमा मर जाती है, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो पियानो बजाना ही छोड़ देता है। अब आगे इस एनिमे की स्टोरी में क्या होता है ये तो आप सबको ही पता होगा। 8वें नंबर पे है अकेमी हिनाजुकी फ्रॉम इरेज्ड। अब ये बात कुछ गलत नहीं होगी अगर इसे सेकेंडरी विलेन ना कहा जाए। वो कायो की माँ होती है एंड अक्सर वो कायो को हैरास किया करती थी। बाद में हमें ये पता चला था कि आकेमी का हस्बैंड काफी ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता था, और यही रीजन है कि सारा फ्रस्ट्रेशन वो कायो पे निकाला करती थी बाय फिजिकली अब्यूजिंग हर। इससे भी बुरा हरकत तब हुआ जब वो कायो को झूठ बोलने पे फोर्स की थी आकेमी के लिए, जब कायो का फिजिकल इंजरीज रिवील हुआ था एंड खुद ये दिखाई कि शी लिटरली केयर्स फॉर हर। आकेमी का कैरेक्टर काफी हद तक आज के जमाने के रियल लाइफ टॉर्चर को दिखाता है एंड कहीं ना कहीं एडल्ट होने का एक गलत फायदा आकेमी ने उठाया by taking all her frustration towards her daughter। तो 7वें नंबर पे ग्रिशा येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अब इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता होगा। ग्रिशा ने अपने बच्चों को आज तक सिर्फ अपने गोल्स के लिए इस्तेमाल किया है। जी को मिलिट्री में स्पाई बनने को फोर्स किया, वो भी एक छोटी सी उम्र में, जिसकी वजह से जी मिलिट्री को अपने बाप से ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझकर अपने ही पेरेंट्स को धोखा दे देता है और मिलिट्री को सौंप देता है। लेकिन ग्रिशा ने इस बड़ी गलती से कुछ नहीं सीखा और अपने ही दूसरे बेटे एरन येगर को टाइटन बनवा दिया और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी। इनफैक्ट उसने एरन को खुद को खाने के लिए कहा ताकि वो उसकी पावर एक्वायर कर सके, और इसी वजह से एरन की लाइफलाइन भी अब बहुत ही कम उम्र के लिए रह चुकी है। तो एज अ पेरेंट ग्रिशा अपने बेटों को पालने में नाकामयाब हुआ है। 8वें नंबर पे है किलुआ फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। अब जैसा कि हमने हंटर हंटर में देखा था, किलुआ एक असासिन्स फैमिली से बिलोंग करता है एंड किलुआ को एक परफेक्ट असासिन्स या फिर कह सकते हैं एक किलर मशीन बनाने के लिए उसके घर वाले उसे बहुत टॉर्चर करते थे। लाइक उसे चेन में बांधकर घंटों तक पीटना एंड कभी कभी तो उसे अकेले छोड़ दिया करते थे वो जंगल में, जिससे कि वो अकेले सर्वाइव कर सके। और 3 साल की उम्र से ही लोगों को मारने के तरीके सिखाए जाते थे किलुआ को। एंड जैसे ही वो 6 साल का होता है उसे हेवेंस एरिया टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर डेथ मैच हुआ करते थे एंड अगर तुम वहाँ पे लड़ते हो तो तुम सीधे मारे जाओगे। उसमें भी किलुआ ने 200 लेवल के फ्लोर को पार किया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है 6 साल की उम्र में। एंड किलुआ को असासिन्स बनने का बिल्कुल मन नहीं था एंड इसकी वजह से उसके फैमिली वालों ने उसके सर के अंदर एक स्पेशल निडल भी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा डर के रहे एंड असासिन्स बनने
मारने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके पेरेंट्स कितने ज्यादा वर्स्ट थे। 5वें नंबर पे है सारे के सारे पेरेंट्स फ्रॉम फ्रूट बास्केट। अब देखो, हर फैमिली में अब्यूसिव पेरेंट्स नहीं होते, बट फ्रूट बास्केट एक ऐसा एनिमे है जो पूरा फैमिली पे बेस्ड है एंड शायद इसमें हर एक कैरेक्टर के पेरेंट्स अपने रीजंस की वजह से वर्स्ट है। लाइक कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ही बच्चों को एक बुरा क्रिएचर मानकर अपने दिमाग से उस बच्चे का मेमोरी ही खत्म कर दिया। वही अपना मेन कैरेक्टर यूकी की माँ ने यूकी को ही बेच दिया अपने अब्यूसिव कजन को। और सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकत तो आकिटो द अब्यूसिव कजन की माँ ने किया है। उसने इतना टॉर्चर किया कि आकिटो को एज अ लड़का रेस किया गया, जो कानूनी भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आकिटो बेसिकली एक लड़की थी। अब कोई भी पेरेंट अपने ही बच्चों को बेचकर या फिर उनको अपना जेंडर फोर्सफुली चेंज करवाकर शायद कोई भी चाइल्ड के लिए एक ट्रॉमा ही है। सो इसलिए ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स इन फ्रूट बास्केट काफी ज्यादा अब्यूजिव रहे थे। तो चौथे नंबर पे है चार्ल्स ब्रिटानिया फ्रॉम कोड गियास, जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग लोग ही डिजर्व करते और कमजोर लोग तो जीने के लायक ही नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिलाउश है, जिसको काफी ज्यादा हार्श ट्रीट किया गया, जबकि वो उसी का बेटा था। इवन कि उसकी बेटी जब ब्लाइंड और पैरालाइज्ड हो जाती है तब भी उसकी ये आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं होती। यही रीजन की वजह से ब्रिटानिया किंगडम के लोगों के साथ कुछ भी हो, उसके दिल में दया नाम की चीज ही नहीं है। जो अपने ही बेटे और बेटी को मारने के लिए हमला करवाता है, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। इवेंचुअली उसका ये नेचर उसके पास से जुड़ा हुआ है, जब उसकी फैमिली एक दूसरे को मारकर राजगद्दी छीनना चाहती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसका पास्ट ना सही लेकिन फ्यूचर तो उसी के हाथ में था। तो इस लिस्ट में चार्ल्स का नाम डिजर्व करता है। तीसरे नंबर पे है डारियो फ्रॉम जोजो बिरजार्ड एडवेंचर। अब जैसा कि हमने एनिमे में देखा था, डारियो जो होता है वो डियो ब्रांडो का फादर होता है एंड इसी रीजन की वजह से हमें डियो जैसा जबरदस्त विलन देखने को मिला जोजो में। अब अगर हम बात करें डारियो की, तो वो काफी ज्यादा क्रूअल था एंड वो एक अल्कोहलिक, अब्यूजिव एंड थीफ फादर था। और वो डियो और उसकी माँ को हमेशा पीटा करता था एंड काफी ज्यादा परेशान कर दिया करता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी इरिटेट हो जाया करते थे। और वो अपने वाइफ से इतना काम कराया करता था कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती थी एंड वो जितने भी पैसे कमा कर लाती थी वो सब ये शराब पीने के चक्कर में उड़ा दिया करता था। और कुछ समय बाद उसकी माँ काम करने की वजह से ही मर जाती है एंड उसके बाद भी डारियो नहीं रुकता है। वो हमेशा डियो को परेशान करता रहता है एंड उसे मारा पीटा करता है एंड हद तो तब हो जाती है जब वो डियो को कहता है कि तू अपनी माँ के कपड़े बेचकर मेरे लिए शराब ला। एंड वो कपड़े डियो की माँ की आखिरी निशानी थी। तो इसी से तुम्हें पता चल सकता है कि उसका बाप कितना ज्यादा कमीना था एंड इसी रीजन की वजह से कह सकते हो कि डियो इविल बन गया था। दूसरे नंबर पे है राग्यो किरुइन फ्रॉम किल ला किल। शायद इस कैरेक्टर के बारे में वर्ड्स कम पड़ जाए। ये एक सैडिस्टिक ट्विस्टेड पर्सनालिटी वाली एंटागनिस्ट भी होती है किल ला किल एनिमे की एंड आई डाउट इसके हरकतें सुनकर तुम चुप रह पाओगे कि नहीं। राक्यो अपनी बेटियों को बस एक टूल मानती थी एंड लिटरली उसने अपने बड़ी बेटी को एकदम सर्वेंट जैसा रखा था एंड उसकी दूसरी बेटी रियोको का हार्ट उसके बॉडी से निकालकर ऑलमोस्ट मार दिया था। अब अगर तीसरी बेटी का बात किया जाए तो राक्यो ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि उसकी बेटी उसके लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस करेगी। अब इसने बस यही नहीं किया, इनफैक्ट अपनी खुद की बेटी के साथ फिजिकली हैरेसमेंट से बहुत ज्यादा ऊपर तक गिर चुकी थी एंड इवन बेटियों को तभी वैल्यू देती थी जब वो लोग घुटने के बल गिरेंगे। सो तुम समझ ही सकते हो कि इसने सारी की सारी हदें पार कर दी एक फर्स्ट पेरेंटल रोल में। पहले नंबर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और एनिमे मेंशन करना चाहते, जैसे कि फूड वॉर्स में एरिना का बाप जो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है और एरिना का गॉड टंग एज अ टूल यूज करता है अपनी गोल्स को पाने के लिए। टोक्यो गूल से कानेकी की माँ कानिकी के बाप के मरने के बाद अकेले बच्चों को पालती थी, लेकिन उसकी हरामी आंटी उसकी मॉम से पैसा मांगा करती थी जिसे वो मना नहीं कर पाती और इसी रीजन के वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आकर कानिकी को अब्यूज किया करती थी। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह कुछ पेरेंट्स दूसरों की खुशी को अपने ही बच्चों की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते और बाहर वालों के लिए अपनी इमेज को क्लीन रखने के लिए अपने खुद के परिवार को डिस्ट्रॉय कर देते। नागिसा की मॉम ये तो आधी पागल ही थी। उसकी मॉम को बचपन से लड़की चाहिए थी, सो जब लड़का होता है तो जानबूझकर सबके सामने बचपन से लड़की बनाकर भेजती थी। मीन्स समझ सकते हो लौंडे की क्या हालत हुई होगी। क्या एंड में सुधर गई और अपने बेटे को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो पहले नंबर पे है शो टक्कर फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। शायद पूरे एनिमे हिस्ट्री में इससे ज्यादा डेंजरस पेरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कई पेरेंट्स देखे जो अपने बेटे और बेटी को मारने के लिए भी रेडी होते, लेकिन इसने खुद एक अल्केमिस्ट यानी साइंटिस्ट होकर ह्यूमैनिटी का सबसे स्कैरी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने खुद की बेटी और बीवी की लाइफ को सैक्रिफाइस किया एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो ये लगा कि इसने खुद की 5 साल की बेटी नीना को उसके पेट डॉग अलेक्जेंडर के साथ कंबाइन करके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया। और सबसे बुरा
का तो तब लगता है जब उसकी बेटी किमेरा में चेंज होने के बाद भी वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। इसके डैड पहले एपिसोड्स में बहुत अच्छे लगे, अब उसकी छोटी बेटी को क्या पता कि उसका बाप अंदर से जहरीला सांप होगा। शो टक्कर की हरकतें देखकर आप पक्का गाली दे बैठोगे। और हाँ, ये लिस्ट रैंकिंग वाइज नहीं है, तो जिसे जैसा पसंद है उसे रैंक कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, आपको इन सब में से सबसे कमीना कौन लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ट्विस्टर एनिमे के चैनल पर इस कोलैब का सेकंड पार्ट यानी कि टॉप 10 अंडररेटेड शोनेन एनिमे को देखना मत भूलना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शुक्रिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करे द कावानी डॉग शो। जिसमें सितारा है करे, एक डरपोक डॉगी। ये अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। म्यूरियल ने इसे अपने घर में रख लिया। अभी म्यूरियल और इनके पति यूस्टिस बैक के साथ यही रहता है। लेकिन अनजान शहर में होता है रोज नया उधम। अब करेज इन हर मुसीबत से छुट्टी दिलाएगा। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया।